हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने व्याकरण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियाँ एवं सोपान टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं रचना शिक्षण का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, विधियाँ एवं सोपान टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण में अनुवाद तथा रचना शिक्षण, इनके अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व एवं विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ जानेंगे। हम यह जानेंगे कि अनुवाद का अर्थ क्या है। एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों या संदेशों को दूसरी भाषा में उसी अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। हिंदी शिक्षण में अनुवाद का विशेष महत्व है क्योंकि भारत में हिंदी को कहीं मातृभाषा, कहीं द्वितीय भाषा और कहीं विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी सिखाने में अनुवाद सहायक होता है। एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों या फिर संदेशों को दूसरी भाषा में उसी अर्थ एवं भाव के साथ प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार अनुवाद एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का एक सशक्त माध्यम है। अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा को एक दूसरे के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम यह जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में अनुवाद की क्या आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट है, विभिन्न भाषाओं के विद्यार्थियों को हिंदी सीखने में सहायता मिलती है। जिन विद्यार्थियों को अनेक भाषाएं आती हैं, अगर उनको हिंदी सीखनी है तो वे उस भाषा का हिंदी में अनुवाद करते हैं और फिर उस भाषा को सीखते हैं। इस प्रकार अनुवाद हिंदी को सीखने में सहायता करता है। दूसरा है, अन्य भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य को हिंदी में समझा जा सकता है। अनेक जो भाषाएं हैं उनके साहित्य को समझने के लिए हिंदी में अनुवाद करके उसको समझा जा सकता है। तीसरा है, विदेशी भाषाओं के ज्ञान को हिंदी में उपलब्ध कराया जा सकता है। जो विदेशी भाषाएं हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करके और फिर उनको समझा जा सकता है। किसके माध्यम से? अनुवाद के माध्यम से। चौथा है, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिलता है। आपस में एक दूसरी भाषाओं का अनुवाद करके उनको सीखने से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिलता है, अर्थात इससे राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होती है। पांचवा है, भाषा ज्ञान सरल एवं प्रभावशाली बनता है। जब एक दूसरी भाषाओं का अनुवाद आपस में होगा और विद्यार्थी उन भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से सीखेंगे तो उनका भाषा ज्ञान सरल और प्रभावशाली बनेगा। अब हम यह जानेंगे कि अनुवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है भावों की समानता। अनुवाद में मूल भाषा का भाव उसी रूप में लक्ष्य भाषा में व्यक्त होना चाहिए। जो दो भाषाएं हैं, एक भाषा जिसका अनुवाद हम कर रहे हैं और एक दूसरी भाषा जिसके अंदर हमें अनुवाद करना है, तो इन लक्ष्य भाषा एवं मूल भाषा के अंदर जो भाव है उनमें समानता होनी चाहिए। जब इन दोनों के भावों में समानता होगी तभी उनका अच्छे से अनुवाद हो पाएगा। दूसरी विशेषता है सरल एवं स्वाभाविक भाषा। अनुवाद करते समय जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह सरल एवं स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए, वह कृत्रिम भाषा नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अर्थ की शुद्धता। जिस भाषा का हम अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा का अर्थ ही दूसरी भाषा में प्रयुक्त होना चाहिए। अगर उसी भाषा का अर्थ दूसरी भाषा में प्रयुक्त नहीं होगा तो उनमें असमानता आ जाएगी और उनका अनुवाद अच्छे से नहीं हो पाएगा। चौथा है शैली की रक्षा। लेखक के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है और जिस भाषा की शैली का प्रयोग किया गया है उस शैली का ध्यान रखना चाहिए, उस शैली में अशुद्धता नहीं आनी। इस प्रकार लेखक की शैली, भाव और प्रभाव को बनाए रखने के माध्यम से ही अनुवाद सही हो पाता है। पांचवा है सांस्कृतिक सामंजस्य। जिन दो भाषाओं का हम अनुवाद कर रहे हैं, एक मूल भाषा और एक लक्ष्य भाषा, उन दोनों भाषाओं का अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर ही उनका अनुवाद करना चाहिए। छठा है साहित्यिक विकास। अनुवाद के माध्यम से हम एक दूसरी भाषाओं का अनुवाद आपस में करके उनके साहित्य को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा का साहित्यिक विकास भी होता है। सातवां है राष्ट्रीय एकता।
जब विभिन्न भाषाओं का साहित्य जुड़ता है, अर्थात विभिन्न भाषाओं के साहित्य को आपस में अनुवाद करके पढ़ते हैं, तो उनमें राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। अब हम यह जानेंगे कि अनुवाद शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पहली है, शब्द से अनुवाद से बचना चाहिए। शब्द से अनुवाद से बचना चाहिए, अर्थात प्रत्येक शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात जहाँ जहाँ आवश्यकता हो उसी शब्द का अनुवाद करना चाहिए। अर्थात जहाँ जहाँ आवश्यकता हो उसी शब्द का अनुवाद करना चाहिए। शब्द से अनुवाद करने से उसमें त्रुटियाँ आ जाती हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों की आयु एवं मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब किसी भी भाषा का अनुवाद कर रहे हैं दूसरी भाषा में, तो विद्यार्थियों की आयु एवं उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह किसी एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहा है, तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि उसका अनुवाद उसकी आयु एवं उसके मानसिक स्तर के अनुरूप ही हो। तीसरा है, सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब किसी भी मूल भाषा का लक्ष्य भाषा में परिवर्तन करते हैं या फिर उसका अनुवाद करते हैं, तो उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए एवं जो शब्द मान्य हो उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अप्रचलित एवं अमान्य शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चौथा है, मुहावरों और लोकोक्तियों का सही अर्थ देना चाहिए। जब किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो उसके बीच में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर मुहावरों और लोकोक्तियों का सही प्रयोग होगा तो अनुवाद अच्छा होगा एवं अनुवाद में शुद्धता आएगी। पांचवा है, मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मूल भाषा और लक्ष्य भाषा का अनुवाद कर रहा है, तो उसको मूल भाषा अर्थात वह जिस भाषा का अनुवाद कर रहा है वह उसको अच्छे से आनी चाहिए एवं जो लक्ष्य भाषा है जिस भाषा में वह अनुवाद कर रहा है उसका भी ज्ञान उसको आवश्यक है। अगर उसको इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होगा तभी उसका अनुवाद अच्छे से हो पाएगा। छठा है, अनुवाद में व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए। जब एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए तो वहाँ व्याकरणिक शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें व्याकरणिक नियमों का अच्छे से प्रयोग हुआ हो एवं उनमें व्याकरणिक शुद्धता भी अच्छे प्रकार से बनी हुई हो। ठीक है, हिंदी शिक्षण में अनुवाद के बाद में हम पढ़ते हैं रचना शिक्षण। इसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रचना का अर्थ क्या है। अपने विचारों, भावों एवं अनुभवों को मौखिक या लिखित रूप में व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना रचना कहलाता है। जब विद्यार्थी अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है तब उसे रचना कहा जाता है। जब कोई भी विद्यार्थी अपने विचारों, अपने भावों एवं अपने अनुभवों को मौखिक एवं लिखित रूप में व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करता है तो वह रचना कहलाती है। अब हम यह जानेंगे कि रचना के प्रकार कौन कौन से हैं। रचना के 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक रचना और दूसरा है लिखित रचना। जो मौखिक रचना है उसमें विद्यार्थी बोल कर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है एवं जो लिखित रचना है उसमें विद्यार्थी अपने विचारों एवं अपने भावों को लिख कर के व्यक्त करता है। अब हम यह जानेंगे कि रचना शिक्षण का महत्व क्या है। पहला है विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, अर्थात विद्यार्थियों के अंदर जो छिपे हुए विचार होते हैं विद्यार्थी उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, या तो मौखिक माध्यम से या फिर लिखित माध्यम से। इस प्रकार लिखित एवं मौखिक माध्यम से विद्यार्थियों के छिपे हुए विचारों की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है भाषा पर अधिकार बढ़ता है। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान होता है एवं रचना करने के माध्यम से उनका भाषा ज्ञान और भी मजबूत होता चला जाता है। इस प्रकार उनका भाषा पर अधिकार बढ़ जाता है, अर्थात उनको भाषा का और भी ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। तीसरा है कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। चौथा है शुद्ध भाषा एवं व्याकरण का अभ्यास होता है।
रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं एवं उनको व्याकरणिक ज्ञान भी होता है, अर्थात वे रचना शिक्षण करते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं एवं व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करके व्याकरणिक शुद्धता पर भी ध्यान देते हैं। 5वां है शब्द भंडार में वृद्धि होती है। रचना शिक्षण में विद्यार्थी अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नए नए शब्दों का प्रयोग करने से विद्यार्थियों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है, अर्थात वे और भी ज़्यादा शब्दों को सीखने में सक्षम हो पाते हैं। 6वां है रचनात्मकता और मौलिकता का विकास होता है। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मकता और मौलिकता एवं सृजनात्मकता का विकास भी होता है। किसके माध्यम से? रचना शिक्षण के माध्यम से। 7वां है साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी अनेक साहित्यों को पढ़ते हैं एवं उनको लिखना एवं बोलना सीखते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के अंदर साहित्य के प्रति भी रुचि उत्पन्न होती है। अब हम यह जानेंगे कि रचना शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है विद्यार्थियों में विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की विचार व्यक्त करने की, अर्थात उनके अंदर छिपे हुए भावों को, विचारों को एवं अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। दूसरा है शुद्ध एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग सिखाना। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तीसरा है कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति एवं उनकी चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। चौथा है विद्यार्थियों को विभिन्न भाषा शैलियों से परिचित कराना। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न भाषा शैलियों से परिचित होते हैं। एक भाषा को किस शैली के अंदर प्रयोग किया गया है, इसका ज्ञान विद्यार्थियों को होता है। इस प्रकार विद्यार्थी लेखक की शैली, भाव एवं प्रभाव का ध्यान रखते हैं। 5वां है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में दक्ष बनाना। रचना शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में दक्ष बनाया जाता है, अर्थात वे मौखिक रूप से अर्थात बोलकर एवं लिखित रूप से अर्थात लिख कर के अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। 6वां है साहित्यिक रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों को अनेक साहित्यों से परिचित करवाया जाता है। इस प्रकार उनमें साहित्यिक रुचि उत्पन्न हो जाती है। 7वां है स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित करना। रचना शिक्षण के अंदर विद्यार्थियों की स्वतंत्र चिंतन की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार विद्यार्थी रचना शिक्षण के अंदर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, जिससे उनकी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास भी होता है एवं वे स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से अपनी चिंतन शक्ति का विकास भी कर पाते हैं। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि रचना शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। फर्स्ट विधि है उद्बोधन विधि। शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों के विचार जागृत करता है और उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करता है। इसके लाभ हैं चिंतन शक्ति विकसित होती है एवं विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। उद्बोधन विधि के अंदर सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों के विचार जब जागृत हो जाते हैं, अर्थात उनको जब ये पता हो जाता है कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर देना है, तो विचार जागृत होने के माध्यम से एवं विद्यार्थियों के सक्रिय होने के माध्यम से फिर शिक्षक उनको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास होता है एवं विद्यार्थी सक्रिय रूप से लिख पाते हैं। ठीक है, यही उद्बोधन विधि कहलाती है। दूसरी विधि है खेल विधि। खेल खेल में रचना कराई जाती है। इसके लाभ हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों में रुचि बनी रहती है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होती है। इसमें विद्यार्थी खेल खेल के माध्यम से पढ़ना लिखना सीखते हैं। तीसरी विधि है प्रवचन विधि। शिक्षक किसी विषय पर बोलता है और विद्यार्थी उसके आधार पर रचना लिखते हैं। इसके लाभ हैं विषय का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। जो प्रवचन विधि है,
इसमें विद्यार्थी किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है, अर्थात शिक्षक किसी भी विषय पर बोलता है और विद्यार्थी उसको सुनकर के शिक्षक का अनुसरण करते हुए और उस विषय पर लेखन कार्य करते हैं। इससे विद्यार्थियों को विषय का स्पष्ट ज्ञान मिल पाता है। ठीक है, यही प्रवचन विधि कहलाती है। चौथी है अनुकरण विधि। विद्यार्थी किसी आदर्श रचना का अनुसरण करके नई रचना लिखते हैं। इसके लाभ हैं भाषा शैली का विकास होता है। जब शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है या फिर किसी रचना के बारे में उनको शिक्षण कार्य करवाता है तो विद्यार्थी किसी आदर्श रचना अर्थात शिक्षक द्वारा कराई गई रचना का अनुसरण कर और फिर एक नई रचना का लेखन कार्य करते हैं। पांचवी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों से उत्तर लेकर रचना तैयार कराई जाती है। इसके लाभ हैं विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है। जो प्रश्नोत्तर विधि है इसके अंदर एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के आधार पर वह उनसे एक नई रचना तैयार करवाता है। इससे विद्यार्थी सक्रिय होकर कार्य करते हैं। छठी विधि है चित्र वर्णन विधि। चित्र दिखाकर उसके आधार पर वर्णन लिखवाया जाता है। इसके लाभ हैं कल्पना शक्ति का विकास, छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी। जो चित्र वर्णन विधि है ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। इसमें छोटे बच्चों को कोई भी चित्र दिखा कर के उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है, अर्थात रचना शिक्षण कार्य करवाया जाता है। चित्र दिखा कर के और फिर विद्यार्थियों के द्वारा उसका वर्णन लिखवाया जाता है। ठीक है, सातवीं विधि है प्रवाचन विधि। शिक्षक किसी विषय की संक्षिप्त जानकारी देकर विद्यार्थियों से लेखन करवाता है। जो प्रवाचन विधि है इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को कोई भी संक्षिप्त विषय देता है और उस पर विद्यार्थियों से रचना कार्य करवाता है। आठवीं विधि है भाषा यंत्र विधि। टेप रिकॉर्डर, चित्र, चार्ट आदि के माध्यम से रचना कराई जाती है। शिक्षण रोचक बनता है। जो भाषा यंत्र विधि है यह ज़्यादातर प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को टेप रिकॉर्डर, चित्र, चार्ट आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है जिससे विद्यार्थी उसको रुचि के साथ सीखते हैं। नौवीं विधि है वाद विवाद विधि। विद्यार्थियों को किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में बोलने एवं लिखने के अवसर दिए जाते हैं। इसके लाभ हैं तर्क शक्ति विकसित होती है। वाद विवाद विधि के अंदर एक शिक्षक विद्यार्थियों को कोई भी टॉपिक देता है और फिर वह विद्यार्थियों को उस टॉपिक के पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर बोलने के लिए अवसर देता है। इस प्रकार विद्यार्थी उस टॉपिक के पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। 10वीं विधि है अध्ययन विधि। पुस्तकों और संदर्भ सामग्री के अध्ययन के आधार पर रचना तैयार कराई जाती है। इसके लाभ हैं उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। जो अध्ययन विधि है इसमें पुस्तकों एवं संदर्भ सामग्री के आधार पर विद्यार्थियों से रचना तैयार कराई जाती है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। इसमें विद्यार्थी पुस्तक या फिर कोई भी संदर्भ सामग्री है उसके माध्यम से किसी भी रचना का निर्माण करते हैं। 11वीं विधि है आदर्श विधि। विद्यार्थियों के सामने श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं ताकि वे उनसे प्रेरणा लेकर लेखन करें। जो आदर्श विधि है इसमें आदर्श वाचन अर्थात एक शिक्षक के द्वारा वाचन या फिर श्रेष्ठ रचनाएं विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं ताकि विद्यार्थी उन श्रेष्ठ रचनाओं से प्रेरित होकर के और स्वचिंतन करके लेखन कार्य कर सकें। इस प्रकार जो आदर्श विधि है इसमें विद्यार्थियों को कोई भी श्रेष्ठ रचना के बारे में बताया जाता है या फिर श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं ताकि वे उनसे प्रेरित होकर के और लेखन कार्य कर सकें। 12वीं विधि है स्वतंत्र रचना विधि। विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं कल्पना के अनुसार स्वतंत्र रूप से लिखने दिया जाता है। इसके लाभ हैं मौलिकता एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। जो स्वतंत्र रचना विधि है इसमें विद्यार्थियों से स्वतंत्र रचना करवाई जाती है, अर्थात विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं कल्पना के अनुसार किसी भी टॉपिक के ऊपर स्वतंत्र रूप से लिखने दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, मौलिकता एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। 13वीं विधि है
समीक्षा विधि। विद्यार्थियों से किसी कहानी, कविता या लेख की समीक्षा लिखवाई जाती है। लाभ है, आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होती है। जो समीक्षा विधि है, इसमें विद्यार्थियों से किसी भी पाठ, कविता, कहानी, लेख आदि की समीक्षा करवाई जाती है। अर्थात विद्यार्थी उस कविता, पाठ या कहानी के गुण दोषों का विवेचन करते हैं। इससे विद्यार्थियों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। 14वीं विधि है विचार विमर्श विधि। समूह चर्चा के बाद विद्यार्थी अपने विचार लिखते हैं। इसके लाभ हैं सामूहिक चिंतन एवं अभिव्यक्ति का विकास। विचार विमर्श विधि के अंदर कई विद्यार्थी मिलकर के समूह चर्चा करते हैं और फिर अपने विचारों को लिखते हैं। इससे विद्यार्थियों में सामूहिक चिंतन एवं अभिव्यक्ति का विकास होता है। अब हम यह जानेंगे कि रचना शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। पहला है विषय चयन। रचना शिक्षण करते समय सबसे पहले किसी भी विषय का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है प्रेरणा एवं प्रस्तावना। विषय चयन करने के बाद में एक शिक्षक को यह चाहिए कि वह विद्यार्थियों को प्रेरित करें एवं वह विद्यार्थियों से प्रस्तावना प्रश्नों को पूछ करके और उस टॉपिक के ऊपर उनको पहुंचने के लिए प्रेरित करें। तीसरा है विचार संग्रह। प्रस्तावना प्रश्नों को पूछने के बाद में एक शिक्षक विद्यार्थियों के विचारों को संग्रहित करें। चौथा है रूपरेखा निर्माण। विद्यार्थियों के विचारों को संग्रहित करने के बाद में एक शिक्षक को आगे की रूपरेखा बनानी चाहिए। पांचवा है मौखिक अभिव्यक्ति। किसी भी रूपरेखा का निर्माण करने के बाद में विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। अर्थात विद्यार्थियों के अंदर छिपे हुए भावों की एवं उनके अंदर छिपे हुए विचारों की अभिव्यक्ति करवाना आवश्यक है। छठा है लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति करवाने के साथ ही लिखित अभिव्यक्ति भी करवाई जा सकती है, जो रचना शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सातवां है संशोधन एवं सुधार। जहाँ पर विद्यार्थियों के मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के अंदर त्रुटियां आ रही हैं, तो उन त्रुटियों के अंदर संशोधन करके उनमें सुधार किए जा सकते हैं। आठवां है एवं संशोधन एवं सुधार के बाद में उनकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए, जिससे उनका ज्ञान स्थायी हो जाए, जिससे उनका बार बार अभ्यास हो सके एवं उनका जो ज्ञान है वो स्थायी हो सके एवं विद्यार्थियों के द्वारा जो रचना तैयार की जा रही है वह सफलतापूर्वक पूरी हो सके। हिंदी शिक्षण में अनुवाद की विशेषताएं, उद्देश्य एवं रचना शिक्षण का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, विधियाँ एवं सोपान टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुवाद एवं रचना शिक्षण दोनों ही भाषा के महत्वपूर्ण अंग हैं। जहाँ एक और अनुवाद विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ता है, उसी तरह दूसरी ओर जो रचना शिक्षण है वह विद्यार्थियों के अंदर कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, मौलिकता एवं रचनात्मकता का विकास करता है। इस प्रकार अनुवाद और रचना शिक्षण दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।